नमस्कार दोस्तों, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल प्रीवियस ईयर आंसर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं सुमेर सिंह आपके साथ अगली लेक्चर सीरीज में फिर से हाजिर हूं और हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है श्वेत क्रांति क्या है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। क्रांति का मतलब है बहुत थोड़े समय में बहुत बड़ा परिवर्तन, अर्थात दुग्ध उत्पादन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए, बड़े पैमाने पर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हमारे देश में 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई और इसे ही श्वेत क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड के रूप में जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड। तो 1970 में हमारे देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ऑपरेशन फ्लड अर्थात श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई और इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे वर्गीज कुरियन। तो इनके नेतृत्व में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई हमारे देश में। श्वेत क्रांति या इसी को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा, इसी क्रांति का परिणाम क्या निकला। इस क्रांति का परिणाम यह निकला कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन चुका है। तो श्वेत क्रांति के बारे में हम समझ गए। इस क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था 26 नवंबर को। इसीलिए 26 नवंबर को हमारे देश में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस को 26 नवंबर को हमारे देश में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया था। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। दुग्ध में विटामिन सी नहीं होता है और विटामिन सी के अभाव के कारण इसे बैलेंस डाइट, संतुलित आहार नहीं कह सकते हैं। तो आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन चुका है। भारत में सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगर प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें दुग्ध का उत्पादन तो पंजाब में सबसे ज्यादा होता है। पहला ऑप्शन आपका है एमएस स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है। हरित क्रांति के जनक। तो हमारे देश में 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और एक क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि जब हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई उस दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो इस दौरान कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही थी, योजना में अवकाश था। तो हरित क्रांति की शुरुआत हमारे देश में 1966-67 में हुई और हरित क्रांति के जनक भारत में माने जाते हैं एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक हैं। इन्हीं के नेतृत्व में हमारे देश में हरित क्रांति को संचालित किया गया, क्योंकि हमारे देश में खाने के लिए लोगों के पास अनाज नहीं था। ऐसी विकट समस्या थी हमारे देश में, खाने के लिए अनाज दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था। इसलिए 1966-67 में इस समस्या के समाधान के लिए, ताकि भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सके तथा निर्यात भी कर सके, इसलिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना होगा, बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। अगला ऑप्शन है आपका बलवंत राय मेहता। तो हमारे देश में पंचायतों के 3 स्तर अपनाए गए हैं। पंचायतों के 3 स्तर और पंचायतों का जो त्रिस्तरीय ढांचा है, इस त्रिस्तरीय ढांचा की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। अर्थात सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर क्षेत्र पंचायत और सबसे उच्च स्तर पर जिला पंचायत। तो पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचा को सुझाया था बलवंत राय मेहता ने और इसी को ही भारत सरकार ने अपना लिया और संवैधानिक मान्यता भी संसद ने प्रदान कर दी।
73वें संविधान संशोधन के तहत। तो बलवंत राय मेहता का नाम याद रखना होगा। इन्हें भारत में पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है, तो ये चीज ध्यान रखना होगा। अगला ऑप्शन है आपका होमी जे भाभा। इसका मतलब है होमी जहांगीर भाभा। ये भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक। एक विमान हादसा में इनकी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की। और इन्हीं के नेतृत्व में हमारे देश में जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तो पॉइंट याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का मतलब क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका गठन हुआ था 1985 में। इसका हेडक्वार्टर इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। 1985 में इसका गठन हुआ था। 8 इसके सदस्य देश हैं। इसके सदस्यों की संख्या 8 है और इसमें एक सदस्य है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा सदस्य है बांग्लादेश, चौथा सदस्य है नेपाल, पांचवा सदस्य है भूटान और छठवां सदस्य है श्रीलंका और सातवां सदस्य है मालदीव और 8वां सदस्य है अफगानिस्तान। तो 8 सदस्य हैं सार्क के। सार्क की स्थापना 1985 में हुई। हेडक्वार्टर इसका नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और सार्क के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इनमें से बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है। तो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये साउथ एशियन, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन। साउथ एशियन मतलब दक्षिणी एशियाई एसोसिएशन, एक संगठन है। रीजनल कोऑपरेशन, ये जो दक्षिण एशिया के देश हैं ये आपस में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दे। ये जो दक्षिण एशियाई देश हैं ये सभी आपस में एक दूसरे का क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग करें। सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि ये संगठन अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसमें एक इसका सदस्य पाकिस्तान है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के आपसी तनाव की वजह से ये संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है। और वर्तमान सिचुएशन ये है कि इसके वार्षिक शिखर सम्मेलन भी नहीं होते हैं भारत पाकिस्तान के तनाव के कारण। तो इसका एक सदस्य है पाकिस्तान, जिसकी आतंकी गतिविधियों के कारण भारत के साथ इसका हमेशा तनाव चलता रहता है, जिस कारण ये संगठन अपनी प्रासंगिकता खो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपसे आपका 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और करंट का ये पॉइंट भी याद रखना है, 12वां विश्व हिंदी दिवस का आयोजन हाल ही में फरवरी 2023 में फिजी में किया गया। तो 12वां विश्व हिंदी दिवस का आयोजन फरवरी 2023 में फिजी में होगा। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन, फिजी एक देश है, इसमें इसका आयोजन होगा। और इस 12वें विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे। तो ये पॉइंट याद रखना होगा। अगला ऑप्शन आपका है 14 सितंबर। 14 सितंबर को राष्ट्रीय
हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं इसे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के सदस्यों ने हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया और आर्टिकल 343 में इस बात का उल्लेख है कि संघ अर्थात भारत सरकार की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, कामकाज की भाषा होगी, वो हिंदी होगी। लेकिन भारत सरकार के अधिकांश कामकाज तो अंग्रेजी भाषा में होते हैं, मंत्रालयों में, विभागों में सभी काम अंग्रेजी भाषा में होते हैं। तो इस बात का मतलब क्या निकला? तो इसका मतलब ये है कि जब 14 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा हिंदी घोषित की गई, अर्थात भारत सरकार की आधिकारिक भाषा हिंदी को घोषित किया गया। इसी के साथ साथ एक पॉइंट और जोड़ा हमारे संविधान निर्माताओं ने कि 10 साल तक, प्रारंभ में यह प्रावधान था कि 10 साल तक हिंदी की सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी भी काम करेगी। लेकिन जो भारत सरकार का पूरा सिस्टम है, ये अपने आप को हिंदी में 10 साल की अवधि में ढाल नहीं सका और बड़े पैमाने पर विरोध हुआ भारत सरकार का कि केवल हिंदी संघ की राजभाषा नहीं रहेगी, अंग्रेजी भी सह राजभाषा रहेगी। तो इसके कारण इस अवधि को समाप्त कर दिया गया और यह कहा गया जब तक सभी राज्य सरकारें सहमत नहीं हो जाएंगे, सभी लोग सहमत नहीं हो जाएंगे, सभी राज्य सरकारें सहमत नहीं हो जाएंगी, तब तक संघ की राजभाषा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी रहेगी। तो वर्तमान में संघ की राजभाषा हिंदी है और सह राजभाषा अंग्रेजी भी है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला ऑप्शन है 9 जनवरी। 9 जनवरी को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। इसलिए भारत सरकार प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाती है और इसके प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मान के रूप में प्रतिवर्ष एक सम्मेलन का आयोजन होता है और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस के संबंध में जो सम्मेलन का आयोजन हुआ वो इंदौर में हुआ। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है और इसके जो मुख्य अतिथि थे वो मोहम्मद इरफान थे। मोहम्मद इरफान कौन है? ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। तो अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है, अगला ऑप्शन है आपका 2 फरवरी। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। दुनिया भर के अधिकांश देश इसमें इकट्ठा होते हैं 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में और वहां पर यह निर्णय लिया जाता है कि दुनिया भर के सभी देश अपने अपने यहाँ आर्द्र भूमियों का अर्थात नम भूमियों का, वेटलैंड का संरक्षण करेंगे। ऐसी जमीन जो वर्ष के अधिकांश महीनों में वो नम गीली बनी रहती है उसे आर्द्रभूमि कहते हैं। और जो आर्द्र भूमियां होती हैं वहां पर बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाई जाती है। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए ये प्रयास किया गया। आर्द्र भूमियों का अगर हम संरक्षण करेंगे तो जैव विविधता का संरक्षण अपने आप हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से पर्यावरण को बचाने के संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक अहम कदम है। तो इसे याद रखना होगा। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कितने राज्य नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? ये फैक्ट बहुत पूछा जाता है। अगर हम सांकेतिक तौर पर मान लेते हैं कि ये नेपाल है और नेपाल के इधर भारत के एक राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड, और इधर एक राज्य है भारत का जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। तो हमसे पूछा गया नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य। इधर एक राज्य है जिसका नाम है बिहार और एक राज्य ऐसे है यहां तक, इसका नाम है पश्चिम बंगाल और एक राज्य यहां से ऐसे हुए, इसका नाम है
सिक्किम। तो भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5। तो भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 5 राज्य। तो ये चीज ध्यान रखना होगा। और हाल ही में नेपाल के बारे में कुछ फैक्ट और याद रखना है। तो हाल ही में नेपाल के जो पीएम बने हैं, पीएम प्रधानमंत्री हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बने शेख शेर बहादुर देउबा, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बने पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो पुष्प कमल दहल प्रचंड ये नेपाल के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं। और विद्या देवी भंडारी यहाँ पर वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। पुष्प कमल दहल हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यहाँ की राजधानी काठमांडू है। भारत और नेपाल के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है सूर्य किरण। भारत एवं नेपाल के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है सूर्य किरण। और लगभग 1700 किलोमीटर भारत और नेपाल की सीमा रेखा है। भारत की और नेपाल की जो सीमा रेखा है वो लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है भारत और नेपाल के मध्य। तो ये पॉइंट नेपाल से याद रखने होंगे। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? तो कोयले की 4 प्रकार पाई जाती हैं, 4 किस्में पाई जाती हैं कोयले की। और कोयला अच्छा है या खराब है, इसकी पहचान कोयले में पाए जाने वाले कार्बन के आधार पर की जाती है। जिस कोयले में जितना अधिक कार्बन होगा वो कोयला उतना ही अच्छा होगा। कार्बन की अधिकता कोयले की क्वालिटी डिसाइड करता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है एंथ्रेसाइट, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाता है और ये सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला है, सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला है। तो ये सर्वोत्तम सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रेसाइट कोयला, नंबर 1। और इसके बाद जो दूसरा सबसे अच्छा कोयला होता है वो बिटुमिनस कोयला। तो ये दूसरा सबसे अच्छा कोयला है और भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में यही बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। हमारे देश में जो कोयले के भंडार हैं, उन कोयले के भंडार में से सबसे ज्यादा मात्रा में इन 4 किस्मों में से कौन सा प्रकार का पाया जाता है कोयला? बिटुमिनस कोयला। लेकिन ये दूसरा सबसे अच्छा कोयला है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट कोयला। तीसरा सबसे अच्छा कोयला है लिग्नाइट कोयला। और सबसे घटिया कोयला है पीट कोयला, सबसे खराब कोयला। इन 4 श्रेणियों में से सबसे खराब कोयला है पीट कोयला। तो ये पॉइंट याद रखना है कोयला। और एक फैक्ट और पूछा जाता है, हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन के अपर रूप है। तो ये भी याद रखना है, कार्बन के अपर रूप है हीरा और ग्रेफाइट। तो सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रेसाइट कोयला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लौह अयस्क की खदान कहाँ है? लौह अयस्क, तो हमारे देश में लौह अयस्क की खदान कहाँ है? कुंद्रेमुख। तो यहाँ पर लौह अयस्क की खदान है, लौह अयस्क की खदान। ये जो लौह अयस्क की खदान है कुंद्रेमुख में है। कुंद्रेमुख कहाँ पर है? तो कुंद्रेमुख कर्नाटक में है, कर्नाटक में। अगला ऑप्शन आपसे पूछा गया खेतड़ी। खेतड़ी में तांबे की खान है, तांबे की खान। और ये खेतड़ी कहां पर है? राजस्थान में। कोलार ये सोने की खान है, सोने की खान। और ये कहां पर है? तो ये कर्नाटक में है, कोलार गोल्ड फील्ड। जादूगोड़ा ये भारत में पाई जाने वाली प्रमुख यूरेनियम की खान है। हमारे देश में यूरेनियम बिल्कुल कम मात्रा में पाया जाता है। यूरेनियम की एक खदान है भारत में जिसका नाम है जादूगोड़ा। यहाँ से थोड़ी बहुत मात्रा में यूरेनियम निकल आता है। यूरेनियम क्या है? तो ये नाभिकीय ईंधन है। नाभिकीय रिएक्टर चलाना हो तो यूरेनियम चाहिए और न्यूक्लियर बम बनाना है तो यूरेनियम चाहिए। तो जादूगोड़ा में यूरेनियम की खान है। और ये कहां पर है? झारखंड। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें अच्छे से तैयार करना है। तो आपसे पूछा गया लौह अयस्क की खदान कहाँ है? कुंद्रेमुख में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में क्यों वर्षा होती है? तो शीतकाल में जो उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, तो अगर हम रफली इंडिया का मैप बनाएं तो ये हमारा साउथ इंडिया हो गया। और
ये हमने रफली इंडिया का मैप बना दिया है। और यहाँ पर इस साइड में जो वर्षा होती है भारत के, यहाँ पर उत्तर पश्चिम भाग में जो वर्षा होती है शीतकाल में, ये वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ अर्थात ठंडी में जो वर्षा होती है उत्तर प्रदेश तक वर्षा हो जाती है शीतकाल में कई बार। तो ये वर्षा होती है पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। तो ये वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ की, ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है? पश्चिमी विक्षोभ उठता है भूमध्य सागर से और ये हवाएं चलती हैं भारत की ओर अर्थात पूर्व की ओर चलती हैं और इनके साथ इन हवाओं में आर्द्रता मिल जाती है। भूमध्य सागर से, काला सागर से होते हुए जब ये आती है तो इनमें आर्द्रता होती है इन हवाओं में और हिमालय से टकराकर ये शीतकाल में भारत में वर्षा करती हैं। इसी को कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्नी डिस्टर्बेंस। अब भारत में तो शीतकाल में वर्षा होती है भारत में, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है शीतकाल में वर्षा और उत्तर पूर्व मानसून के कारण भी होती है शीतकाल में वर्षा। तो दोनों को समझ लेते हैं। अगला ऑप्शन है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे एंटर करेगा भारत में। दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में एंटर करेगा। ये जून के प्रथम सप्ताह में केरल से एंटर करता है। ये भी फैक्ट पूछा गया कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के किस राज्य से प्रवेश करता है? भारत में केरल से। किस महीने में प्रवेश करता है? जून के महीने में और प्रथम सप्ताह में 1 से 7 जून तक एंटर कर जाएगा ये दक्षिण पश्चिम मानसून। और भारत में सर्वाधिक वर्षा, भारत में जितनी वर्षा होती है लगभग 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ये भी फैक्ट पूछा जाता है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और उत्तर पूर्व मानसून अर्थात जो ऐसे हवाएं चलती हैं उत्तर पूर्व मानसून से भारत में शीतकाल में वर्षा होती है। तो शीतकाल में वर्षा भारत में 2 जगह पर हो रही, एक तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा हो रही शीतकाल में हमारे देश में और उत्तर पूर्व मानसून या इसी को लौटता हुआ मानसून कहते हैं, इससे भी वर्षा होती है शीतकाल में। और ये जो लौटता हुआ मानसून है उत्तर पूर्व मानसून है, इससे तमिलनाडु के तट पर ये वाले तट में वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से शीतकाल में। तो ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। लू क्या है? तो ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में, मई जून के महीने में उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। गर्म हवाएं, तो उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। तो शायद समझ गए होंगे इसमें आपसे जो पूछा गया है उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा क्यों होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो पहला पॉइंट है त्रिस्तरीय सरकार। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है। हमारे यहाँ सरकार के 3 स्तर हैं। एक तो केंद्र सरकार। अब आप लोगों को डाउट हो रहा होगा कि सरकार के तो 2 स्तर होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। सरकारों के 3 स्तर होते हैं। राज्य सरकार दूसरा स्तर है और सरकारों का जो तीसरा स्तर है वो है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार। अब ये स्थानीय सरकार क्या होते हैं? अर्थात ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ये स्थानीय सरकारों का प्रकार है। नगरों में अगर देखें तो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, तो ये स्थानीय सरकारें हो गई। तो हमारे देश में सरकारों के 3 स्तर हैं। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है। लोकतंत्र, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लेकिन लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप हमारे यहाँ अपनाया गया? संसदीय लोकतंत्र या अध्यक्षीय लोकतंत्र? तो हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। ये कहां से प्रक्रिया हमारे संविधान निर्माताओं ने ग्रहण की है? तो ये प्रक्रिया हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन से ग्रहण की है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षीय लोकतंत्र है। तो हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है। तो ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। संसदीय लोकतंत्र अपनाया गया हमारे देश में। किस देश से ग्रहण किया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। ये भी है संघीय प्रणाली। हमारे यहाँ जो कौन सा ढांचा अपनाया गया है, कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? संघीय प्रणाली या एकात्मक प्रणाली? तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा संघीय प्रणाली होता क्या है। तो संघीय प्रणाली जहां पर होती है वहां पर 2 प्रकार की इकाइयां अस्तित्व में होती हैं। एक तो केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकारें। अब अभी लग रहा होगा कि अभी आपने बताया 3 स्तर की सरकारें होती हैं, लेकिन संघीय प्रणाली में कम से कम 2 स्तर होने चाहिए।
3 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 स्तर होने चाहिए सरकारों की, एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकारें, और दोनों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा कर दिया जाता है। ये संघीय शासन प्रणाली का मुख्य लक्षण है। 2 प्रकार की इकाइयां होगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, दोनों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। किसके द्वारा विभाजन किया जाता है? संविधान के द्वारा विभाजन किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि संघ सूची के विषय केंद्र सरकार के होते हैं, राज्य सूची के विषय राज्य सरकारों के होते हैं। तो हमारे यहाँ संघीय प्रणाली अपनाई गई, एकात्मक प्रणाली नहीं अपनाई गई है, क्योंकि एकात्मक प्रणाली में केंद्र सरकार होती है और सामान्यतः राज्य सरकारें नहीं होती हैं। अगर होती है तो पूर्ण रूप से केंद्र के नियंत्रण में होती हैं, क्योंकि संविधान के द्वारा सारी शक्तियां केंद्र को सौंप दी जाती हैं एकात्मक प्रणाली में। तो हमारे यहाँ एकात्मक प्रणाली नहीं है, संघीय प्रणाली है। और संघीय प्रणाली का हमने ये ढांचा कहाँ से अपनाया है? कनाडा से। तो संघीय प्रणाली का हमने यूनियन प्रकार अपनाया है। तो ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। ये जो चौथा पॉइंट है आपका, सबसे छोटा लिखित संविधान, तो ये गलत है। ये विशेषता हमारे संविधान की नहीं है, जबकि हमारा संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा ऑप्शन गलत है या कौन सा नहीं है विशेषता हमारे संविधान की, तो ये नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा बंदरगाह उड़ीसा के तट पर है? तो पहला ऑप्शन है आपका कांडला, और कांडला बंदरगाह गुजरात में है, गुजरात में है। और इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया कांडला बंदरगाह का नाम। और कांडला बंदरगाह में 1965 में भारत का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित किया गया। यह भी पॉइंट पूछा जाता है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन क्या है? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक रिजर्व क्षेत्र होता है, जहां पर सामान का आवागमन होता है। जब आएगा कोई सामान दूसरे देश से या हमारे देश से जाएगा, तो वहां पर जो सीमा शुल्क होता है वो बहुत, कस्टम जो होता है वो बहुत कम लगाया जाता है, ना के बराबर, ताकि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिले। विशाखापट्टनम, ये पॉइंट यहां से पूछा जाता है, ये आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये कहां पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और लगभग 200 से ज्यादा छोटे और मंझोले बंदरगाह हैं। तो 13 बड़े बंदरगाहों के नाम पता होने चाहिए और वो किस राज्य में, ये भी पता होनी चाहिए, और कुछ उनकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। मार्मुगांव ये गोवा में है। गोवा क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा की तटीय सीमा, भारत के 9 राज्य समुद्र को तट को स्पर्श करते हैं, उनमें गोवा की तटीय सीमा सबसे छोटी है, तो ये भी याद रखना है। और मार्मुगांव बंदरगाह एक बड़ा बंदरगाह है जो गोवा में स्थित है, और इसकी राजधानी पणजी है जो मांडवी नदी के तट पर है। पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा में है, तो याद रखना होगा। तो आपसे पूछा गया उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? तो पारादीप बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों से संबंधित है? तो जो आर्टिकल 19 है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। प्रारंभ में इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन इसमें एक स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें शेष हैं, जैसे 19 क्लास 1 सब क्लास ए में बोलने की स्वतंत्रता, 19 सब क्लास ए सब क्लास बी में सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तीसरी स्वतंत्रता है संगठन बनाने की, चौथी स्वतंत्रता है पूरे देश में आने जाने की, और 5वीं स्वतंत्रता है पूरे देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता, और 6वीं स्वतंत्रता है कोई भी विधि सम्मत व्यवसाय करने की, व्यापार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक, तो प्राण एवं दैहिक अधिकार है इसमें, प्राण एवं दैहिक अधिकार है इसमें, अर्थात इसमें यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसके प्राणों से वंचित करना है या उसके शरीर से वंचित करना है
तो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किया जा सकता है, ऐसे नहीं किया जा सकता है। मान लिया किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उस अपराध की सजा हमारे यहाँ जो कानून है मृत्युदंड होनी चाहिए, तो ऑन द स्पॉट उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, पहले वो मामला कोर्ट में जाएगा। अगर कोर्ट न्यायालय उस व्यक्ति को अपराधी सिद्ध कर देता है और अपराधी सिद्ध करने के बाद न्यायालय उसे अगर मृत्युदंड की सजा सुनाता है, तभी उस व्यक्ति को प्राणों से वंचित किया जा सकता है, उसको शरीर से वंचित किया जा सकता है, ऐसे नहीं। तो ये बात बताई गई आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यापार पर रोक लगाई गई है। मानव दुर्व्यापार पर रोक लगाई गई आर्टिकल 23 की। मानव दुर्व्यापार क्या है? मनुष्यों की खरीद और बिक्री पर रोक लगाई गई है। जैसे जानवर बेचे और खरीदे जाते हैं, ऐसे ही मध्यकाल में इंसान खरीदे और बेचे जाते थे। दासों के रूप में दास बनाकर इंसानों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए संविधान में आर्टिकल 23 शामिल किया और इस पर रोक लगा दी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर, मानव का खरीद और फरोख्त पर रोक लगा दी गई। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबंधित है। अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधान प्रदान किए गए आर्टिकल 29 और 30 के तहत। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाएंगी और मार्च अप्रैल में काट ली जाएंगी। ये रबी की फसल होती है। तो रबी की फसल कौन सी है? गेहूं ये रबी की फसल है, जौ ये भी रबी की फसल है, चना ये भी रबी की फसल है, मटर ये भी रबी की फसल है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सभी। तो रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। इस रेंज में जो भी फसलें आ जाएंगी वो सभी रबी की फसल हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज हमने जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे वो हमारे क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो चुके और ऐसे ही हम डेली एक लेक्चर सीरीज के माध्यम से एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।